हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 14 दोलन पाठ के लघुत्तरीय प्रश्नों का हल। शुरुआत करते हैं हम इसके पहले प्रश्न के साथ में। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ है पूछा है कि आवर्ती गति किस एवं दोलनीय गति का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इन दोनों गतियों को हमें उदाहरण सहित परिभाषित करना है कि जो आवृत्ति गति है या आवर्ती गति है वो क्या होती है और जो दोलनीय गति है वो क्या होती है। तो देखिए, जो आवर्ती गति होती है इसको पेरियोडिक मोशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इस आवर्ती गति को पेरियोडिक मोशन बोला जाता है। और जो दोलनीय गति होती है क्या होती है? और जो दोलनीय गति होती है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है या वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी। इसको कहा जाता है ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है इसे। वाइब्रेटरी मोशन इसे कहा जाता है। तो देखिए, हम समझ लेते हैं कि आवर्ती गति क्या होती है। तो यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति को दोहराती है, बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो उसकी यह गति आवर्ती गति या पेरियोडिक मोशन कहलाती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की अपनी धुरी के परितः गति। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी वस्तु, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं घड़ी का, है ना। किसका उदाहरण लिया हमने? घड़ी का एग्जांपल यहाँ पर लिया है। जैसे घड़ी है, यहाँ समय रहता है इसमें। उसके बाद इसमें घड़ी की सुइयाँ होती हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि सेकंड की सुई है, तो क्या होता है कि जैसे सेकंड की सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चल के ये यहाँ पर आ जाएगी वापस से, फिर दोबारा यहीं पर चलेगी, वापस से यहीं आ जाएगी, यहीं से चलेगी, यहीं आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि इस स्थिति में वस्तु अपनी गति को क्या कर रही है? बार बार से दोहरा रही है, बार बार से उसी मार्ग पर चल रही है। तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती है वो गतियाँ कहलाती है आवर्ती गति या पेरियोडिक मोशन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम और उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हमने यहाँ लिया है पृथ्वी की गति, और उदाहरण ले सकते हैं हम यहाँ पर। पृथ्वी क्या होती है? अपने अक्ष पर घूमती भी है। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी क्या हो गई? एक आवर्ती गति हो गई। उसके अलावा चंद्रमा की ओर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी इसका उदाहरण हो गया। उसके अलावा ले सकते हैं घड़ी की सुइयों का उदाहरण ले सकते हैं। क्या उदाहरण ले सकते हैं? घड़ी की सुइयों की गति भी क्या होती है? ये भी आवर्ती गति होती है। उसके अलावा जो अपना दिल होता है, इसकी धड़कन जो होती है, मानव हृदय की धड़कन, तो धड़कन भी जो है मानव हृदय की धड़कन, है ना। किसकी धड़कन? ये मानव हृदय की जो धड़कन है ये भी एक आवर्ती गति होती है। उसके अलावा सरल लोलक, है ना। सरल लोलक में क्या हो रहा है? ये ऐसा पूर्ण चक्र तो नहीं लगाता सरल लोलक, लेकिन ये यहाँ जब एक माध्यम में बंधा रहता है और हम इसे जब थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, तो ये अपने मार्ग का अनुसरण करता रहता है इस प्रकार से। तो बार बार अपने मार्ग को दोहराना ही तो आवर्ती गति कहलाती है। तो ये भी इसका उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका उदाहरण हो गए। इसके अलावा दोलनीय गति की हम बात करते हैं। जब कोई वस्तु आवर्ती गति में, वस्तु की गति कौन सी होना चाहिए? कि आवर्ती गति होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार की गति होना चाहिए, यानी कि वो अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। एक ही मार्ग पर किसी बिंदु के इधर उधर, जैसे कि यहाँ हमने पेंडुलम का उदाहरण लिया था सरल लोलक का, तो ये इस निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति कर रहा था। इधर उधर गति करती है तो वस्तु की इस गति को दोलनीय गति या फिर काल्पनिक गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सरल लोलक की गति इसके अंदर आती है, ऊर्ध्व। उसके अलावा जो मोटर गाड़ियों के पिस्टन होते हैं, क्या होते हैं? मोटर गाड़ियों के
मोटर गाड़ियों के पिस्टन होते हैं, यानी कि उनमें जो ब्रेक वगैरह लगे रहते हैं, वो उनकी जो गति है वो दोलनी गति होती है। एक बिंदु फिक्स रहता है और वो आगे पीछे चलते हैं। उसके अलावा जो जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों में तार के कंपन, वाद्य यंत्रों में जो तार लगे रहते हैं उनके तार के कंपन, जो उनमें तार लगे रहते हैं उनमें जो कंपन होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, वो दोलनी गति के उदाहरण है। उसके अलावा अणुओं में परमाणु की गति, अणुओं में क्या होते हैं, जो परमाणु रहते हैं उनकी गति भी दोलनी गति के अंदर आती है। तो ये इसके उदाहरण यहाँ पर हो गए इस प्रकार से। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हमसे, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सरल आवर्ती गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण हमें निकालना है। विस्थापन समीकरण निगमित कीजिए। विस्थापन समीकरण का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सरल आवर्ती गति का एक उदाहरण लिया हुआ है। हमने क्या लिया है कि माना कि कोई एक कण था क्या था, कोई एक कण था जो अपनी एक स्थिति यहाँ पर था शुरुआत में। इस समय के पश्चात वो यहाँ से गति करता हुआ वो पी बिंदु पर पहुँच गया। तो चूँकि सरल आवर्ती गति की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मार्ग को दोबारा से दोहरा लेना शुरू कर देती है। तो पी बिंदु यहाँ से, इस बिंदु से, इसको हम नाम देते हैं ए बिंदु। तो ऐसे क्या हो गया, वो पी बिंदु पे आ गए। तो उसने जो विस्थापन यहाँ पर तय करा है, जो इसका केंद्र बिंदु है ओ, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन तय करा है वो थीटा विस्थापन है। हमने ये भी बताया इसमें कि ये जो वस्तु चक्कर लगा रही है इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। यहाँ पर कोणीय वेग को हम किससे बताएंगे, ओमेगा से बताएंगे। और यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन हुआ है क्या हुआ, थीटा हुआ है। उसके बाद देखिए, हम इस पी बिंदु से एक लंब पाद इस y अक्ष पर डालते हैं, तो ये यहाँ पर मिल जाता है, जिसे हमने एन बिंदु का नाम दिया हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो पोर्शन है ये वाला, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये इसका यहाँ पर विस्थापन है, ये y हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये बात हमें यहाँ लिखना है कि माना एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक वृत्त है। यहाँ पर हमने इन चारों अक्षों के मध्य में इसको बनाया हुआ है इस कारण से, जिसके कारण ओ, जिसका इस केंद्र ओ है और त्रिज्या ए है। त्रिज्या क्या मानी है, ए मानी है। आप चाहे तो यहाँ स्मॉल ए भी मान सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा मान सकते हैं। यहाँ पर माना इस वृत्त की परिधि पर एक कण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। क्या हो रहा है, एक जो कण था वो ओमेगा वेग से घूम रहा था। माना t बराबर 0 समय पर कण बिंदु x पर है, यानी कि ये बिंदु यहाँ a पर है, x लाइन पर है, तथा किसी समय t पर कण बिंदु p पर पहुंच जाता है। बिंदु p से व्यास y o y डैश है ना, व्यास y o y डैश पर डाले गए लंब पी एन का लंबपाद n है। ये p से यहाँ पर एक लंबपाद डाला है जो n बिंदु यहाँ पर बना या है इसने। क्योंकि कण को बिंदु x से p तक जाने में t समय का या t सेकंड लगते हैं, अतः t सेकंड में कण द्वारा घुमाया गया कोण जो है वो थीटा है। तो कोणीय वेग का सूत्र हमें लगाना है। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। क्या होता है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल होता है। तो कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय विस्थापन यहाँ पर थीटा हुआ है, कितना हुआ है, थीटा हुआ है, और समय अंतराल यहाँ पर है टी। तो यहाँ हो गया ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो थीटा का मल्टीप्लाई ओमेगा के जो भिन्न है उसके हर में कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, तो उसके साथ इंटू किया तो थीटा बन गया बराबर ओमेगा इंटू टी, यानी कि ओमेगा टी बन गया। तो थीटा बराबर आ गया ये ओमेगा टी। उसके बाद देखिए हमने लिखा कि जो ओ एन है यानी कि जो विस्थापन है वो वाई हुआ है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इस प्रकार से लंब पाट यहाँ डाला तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमें ये वाला दिख रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो भुजा वो कर्ण है, यानी कि कर्ण त्रिज्या है, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी ए, विस्थापन हो गया वाई, यानी कि कर्ण है, और ये लंब है, यानी कि कर्ण और लंब का सूत्र यहाँ लग जाएगा। तो साइन
थीटा बराबर क्या सूत्र बन गया ये, साइन थीटा बराबर, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पर, समकोण त्रिभुज एनपीओ में साइन थीटा बराबर, एनपीओ नहीं लिखना आपको, यहाँ पर क्या लिख देना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एन बटे ओ पी। क्या हो जाएगा, ओ एन बटे ओ पी, और थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है। तो ये हो जाएगा, इसको हटा देंगे, ये भी हटा देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि चित्र में सारे नाम यहाँ पर है अवेलेबल। तो क्या बन गया, साइन थीटा, हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं, क्या हो गया ये, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा टी है, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी बराबर ओ एन यानी कि विस्थापन है, वाई से डिनोट किया, और ओ पी यानी कि कर्ण है, ऐसे डिनोट किया, तो वाई बराबर ये हुआ साइन ओमेगा टी बराबर वाई अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से करते हैं, तो वाई बराबर मिल जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ये जो सूत्र आया है यही यहाँ पर इस सरल आवर्ती गति में विस्थापन का समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जो कि हमसे क्या पूछा है। सरल आवर्ती गति कर्ण करते हुए कण का वेग एवं त्वरण का समीकरण निगमित कीजिए। हमें यहाँ पर जो कण है उसका जो वेग है और उसका जो त्वरण है उसका सूत्र यहाँ पर निगमित करना है। तो अभी हाल जस्ट इसके पहले हमने यहाँ पर एक विस्थापन समीकरण प्राप्त किया है, तो हम उसकी इसी सहायता से इसका वेग और त्वरण का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या, विस्थापन समीकरण क्या मिला था, तो ये मिला था y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये हमें मिला था, हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमने यह क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम त्वरण निकालेंगे तब इसका त्वरण, तब इसका त्वरण, यदि हम सबसे पहले वेग निकाल लेते हैं, वेग के बाद हम त्वरण निकाल लेंगे, तब इसका वेग। देखिए वेग का जो सूत्र होता है बेसिकली, जो सिंपल सूत्र होता है वो होता है समय के साथ परिवर्तन की दर। विस्थापन में क्या कहलाती है, समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो वेग बराबर, यानी कि जिसको हम यहाँ पर यू से बता देते हैं, या आप चाहे तो वी से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेग, चलो वी से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी जगह वेग को यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेग बराबर यू भी ले सकते हैं और वेग बराबर वी भी आप ले सकते हैं। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, समय के साथ परिवर्तन की दर किसमें, विस्थापन में, तो यानी कि डी वाई बटा डी टी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको विस्थापन के सापेक्ष यानी अवकलन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये बन गया v बराबर टी बटा टी टी, और समीकरण नंबर 1 से इस y का मान यहाँ से आप लिख दें, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी। समय के सापेक्ष आपको यहाँ पर अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो सूत्र लिखा देता हूँ, उन दोनों ही फॉर्मूले से त्वरण और वेग आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो पहला सूत्र है टी वाई बटा यानी कि टी बटा टी टी साइन ओमेगा टी का जो होता है ये होता है साइन का क्या होता है, कोस होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो साइन का क्या हो गया, कोस ओमेगा टी, और यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा को आपको यहाँ पहले लिख लेना है। तो साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, तो ये होता है ओमेगा कोस ओमेगा टी। उसके अलावा दूसरे यहाँ आएगा डी बटा टी टी कोस टी बटा डी टी कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी का होता है साइन
लेकिन ये आपको ध्यान रखना है माइनस में होता है, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दोनों सूत्र आपको यहाँ पर इसमें लगाने हैं। तो पहला देखिए, यहाँ डी बटा डी टी ये ए कॉन्स्टेंट है, तो इस ए को हम बाहर ले लेते हैं। क्या कर लेंगे, इस ए को हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा वी बराबर, ये बाहर हो गया, ये हो गया डी बटा डी टी साइन ओमेगा टी, है ना। वी ए बराबर क्या हो, ए डी बटा डी टी साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की जगह आप अवकलन करेंगे तो वहाँ पर लिख दे ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा वी बराबर ए, ये हो गया ओमेगा कोस ओमेगा टी, है ना। क्या हो गया, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहाँ पर हमें मिला कोस, लेकिन हमें ये लाना था साइन, तो हम यहाँ पर कोस का एक सूत्र लगा लेते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो ये बन जाएगा वी बराबर ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन वर्ग ओमेगा टी। क्या बन गया, 1 माइनस साइन वर्ग ओमेगा टी। तो यहाँ पर अब समीकरण एक का यूज़ करें, तो चूँकि y बराबर है ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी y बटा ए। इसलिए साइन ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, y बटा ए आ जाएगा। तो हम इस साइन वर्ग ओमेगा टी के जगह साइन ओमेगा टी का मान लिखेंगे y बटा ए। ये सिंगल था, यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देंगे। तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आएगा v बराबर ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई वर्ग बटा ए वर्ग हो जाएगा। एलसीएम लेके यहाँ हल करना है, तो ये बनेगा v बराबर ए ओमेगा अंडर रूट के अंदर ये यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही है। उसके बाद ए स्क्वायर को जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v बराबर ए ओमेगा इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर है, और ए स्क्वायर का जब वर्गमूल करेंगे तो आपको यहाँ पर ए मिल जाएगा, और ऐसे ही ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा v बराबर ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचा हुआ है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसका विस्थापन समीकरण कहलाता है, इसका वेग समीकरण कहलाता है। तो ये क्या है, ये वेग समीकरण है, यही वेग समीकरण है। ये क्या कहलाता है, ये इसका वेग समीकरण है। उसके बाद देखिए हम इसका विस्थापन समीकरण निकालते हैं, इसका त्वरण समीकरण निकालते हैं। ये त्वरण समीकरण कैसे निकलेगा, तो पुनः आपको समीकरण नंबर 1 का यूज़ करना है। क्या करना, सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 का यहाँ पर यूज़ करना है। चलिए हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ताकि ये भी आपको साथ साथ में चलता जाएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। टाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको जो गति का समीकरण है वो ले लेना है। तो क्योंकि हमें पता है कि विस्थापन समीकरण जो होता है वो होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। जब हम इसका समय के साथ में एक बार अवकलन करेंगे, यानी कि डी बटा डी टी करेंगे, तो हमें वेग मिलेगा। तो वेग निकालते हैं हम यहाँ पर, तो वेग बराबर क्या होगा, तो v बराबर होगा डी वाई बटा डी टी, और डी वाई बटा डी टी यानी कि क्या हुआ, डी बटा डी टी किसका हुआ, ए साइन ओमेगा टी का हुआ। जब आपने ए साइन ओमेगा टी का अवकलन यहाँ पर किया था, तो आपको यहाँ पर ये मिला था, क्या मिला था, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी मिला था। तो v बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आ गया, है ना। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये यहाँ पर समीकरण नंबर 2 आ गई। या आप चाहे तो क्रमवार से यहाँ पर समीकरणों के नंबर भी डाल सकते हैं। तथा
जब ये वेग आ गया तो हम यहाँ से त्वरण निकाल लेते हैं। क्या निकालना है आपको? त्वरण निकालना है। अब त्वरण को यहाँ पर आप ऐसे भी बता सकते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस त्वरण को ए से, एफ से या अल्फ़ा, अल्फ़ा भी यहाँ पर बताते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ से कर सकते हैं और अल्फ़ा से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर यानी कि ये होगा डी बटा डी टी। क्या होगा? डी बटा डी टी होगा। वेग का मान यहाँ लिख दें हम, तो एफ बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा डी बटा डी टी। और वेग का मान क्या आया था? ये आया था ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आया था। वापस से समय के सापेक्ष आपको यहाँ पर अवकलन करना है, जबकि कोस ओमेगा टी का अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ए ओमेगा बाहर हो जाएगा और डी बटा डी टी आ जाएगा कोस ओमेगा टी के साथ में। अब कोस ओमेगा टी का आपको अवकलन करना है, तो देखिए ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा जो कि होता है माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको एफ बराबर ए ओमेगा एज इट इज़ है, इन टू में हो जाएगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं इसका। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ है ना, एक ही माइनस है तो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, जो कि समीकरण नंबर 1 में क्या था? इसका विस्थापन समीकरण था, जो कि है y बराबर ए साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मान निकालते हैं तो वापस से वो ये मान आ जाएगा कि साइन ओमेगा टी बराबर हो गया y बटा ए। तो y बटा ए इसकी जगह हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बटा ए। क्या हो गया? y बटा ए। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो इसके बाद त्वरण आया है वो आया है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। त्वरण क्या आया यहाँ पर? माइनस एफ बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यही त्वरण का समीकरण है यहाँ पर। यही त्वरण समीकरण है ना। तो आपको यहाँ पर खाली दो सूत्र लर्न करने हैं। पहला सूत्र मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको दोबारा। पहला सूत्र आपको यहाँ पर लर्न करना है कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। जिसे हम लिखते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं? डी बटा डी टी लिखते हैं विस्थापन का। और दूसरा सूत्र जो हमें करना है वो होता है त्वरण का। ये होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि डी बटा डी टी। ये किसका करना है? ये वेग का करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम प्रश्न नंबर 4, सरल लोलक किसे कहते हैं? इसके आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सरल लोलक की डेफिनेशन लिखना है और इसके आवर्तकाल टाइम पीरियड का हमें यहाँ पर मान निकालना। तो सरल लोलक की परिभाषा हमने पहले भी की थी अध्याय लघुत्तरी प्रश्नों में, वही परिभाषा यहाँ पर हम दोबारा से देना है। वह युक्ति जिसमें एक भारी बिंदुवत द्रव्यमान यानी कि भारी लोलक को एक भार रहित पूर्णतः लचीले एवं लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से बांधकर एक दृढ़ तथा घर्षणहीन आधार से लटका दिया जाता है या लटका देते हैं, उसे सरल लोलक कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक दृढ़ आधार है, जहाँ पर एक तार से ये गोलक बंधा हुआ है, ये सरल लोलक कहलाता है। ये क्या करता है? ये अपनी इस माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है। अब हम इसकी आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये इसका जो डायग्राम है वो बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया है। और उस चित्र के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ जो मान है वो लिखना है। किस प्रकार से मान लिखना है? देखिए
चित्र में एक सरल लोलक प्रदर्शित है। माना कि सरल लोलक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो एल है, मतलब कि यहाँ से जहाँ तक गोलक बंधा हुआ है वहाँ तक की लंबाई ये एल है। आपको दिख रहा होगा जहाँ पर ये जो पेन है वो चल रहा है, यहाँ पर एल है, तथा लोलक का द्रव्यमान एम है। जो ये गोला हमने यहाँ पर बांधा है इसका जो द्रव्यमान है वो एम है। अब क्या करना है, इसको विस्थापित करना है। क्या करना है, विस्थापित करना है। तो जब लोलक अधिकतम विस्थापित स्थिति बी पर है, यहाँ पर एस बिंदु से कहाँ आ गया, अधिकतम विस्थापित स्थिति बी पर आ गया, तो उस पर लगने वाले बल, तो इस स्थिति में यहाँ पर जितने कितने बल लगते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दो बल लगते हैं। पहला बल लगता है लोलक का भार एम जी, ये ऊर्ध्वाधर लगता है नीचे की ओर। ये कहाँ लगता है, नीचे की ओर में लगता है भार सीधा। तथा डोरी में तनाव टी, डोरी के अनुदिश निलंबन बिंदु ओ की ओर, यानी कि यहाँ पर जो डोरी में तनाव बल है वो लगता है, और ये लगता है तनाव बल ऊपर की ओर लगता है। ये तीर का चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, ये तनाव बल ऊपर की ओर लग रहा है, और जो भार था एम जी वो नीचे की ओर में लग रहा है। जब इस प्रकार से ऐसी स्थिति बन जाए कि इसकी अनुदिश रेखा यहाँ पर गई है और ये तनाव बल जो भार है वो नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया थीटा। जब थीटा एंगल बन गया तो यहाँ पर हम इसके दो घटक विभाजित करेंगे। एक हो जाएगा यहाँ पर एम जी कोस थीटा और एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा, है ना। दो घटक हो गए। तो भार एम जी को दो घटकों में विभाजित करने पर एम जी कोस थीटा डोरी के अनुदिश लगता है ना, इसके अनुदिश लगेगा ये, और डोरी के अनुदिश तथा यानी कि तनाव बल टी के विपरीत लगता है, और घटक एम जी साइन थीटा ये डोरी के लंबवत लगता है। ये डोरी के ऐसे लंबवत लगता है, ऐसे। मध्यमान स्थिति की ओर होगा। घटक एम जी साइन थीटा ही लोलक को इसकी माध्य स्थिति ए पर लाने की चेष्टा करता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जिस कौन से बल से ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर खाली ये जो एक बल है एम जी साइन थीटा, ये इसको इधर की ओर लाने में खींच रहा है। तो यहाँ पर इस बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल बराबर क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। और साइन थीटा का मान क्या होता है, बहुत अत्यल्प होता है, तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते, जो नगण्य मान लिया तो ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक्स बटा एल, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है ये, लंब बटा कर्ण। ये चित्र से आया है। कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ पर डोरी की लंबाई होगी ये वाली, ठीक है, एक्स। तो एक्स यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन हुआ था इसको हमने एक्स माना है ना, तो एक्स बटा एल हो गया। तो इस साइन थीटा की जगह आप एक्स बटा एल लिख दें, तो प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा की जगह क्या लिख दें आप, लंब बटा कर्ण लिख दें, या एक्स बटा एल लिख दें, है ना। एक तो ये तरीका है एक्स बटा एल याद रखने का, और एक और तरीका है याद रखने का कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण बना है थीटा। तो थीटा चाप कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स बटा त्रिज्या, तो यहाँ से इस धागे की लंबाई कितनी है, तो एल है। एक्स थीटा बराबर एक्स बटा एल यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आप इसे थीटा भी लिख सकते हैं केवल। तो थीटा या साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स बटा एल हो गया, और ये मान आपने यहाँ लिखा। तो प्रत्यानयन बल आ गया ये एम जी इंटू में एक्स बटा एल, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ एक्स क्या है, विस्थापन है, और एल प्रभावकारी लंबाई है। तो जब ये प्रत्यानयन बल आ गया तो हम यहाँ पर जो त्वरण है वो निकाल लेते हैं। तो त्वरण, तो सूत्र हमें पता है कि बल बराबर द्रव्यमान बटा त्वरण होता है, तो इसी से हम इसका सूत्र निकाल लेते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटा द्रव्यमान, यानी कि प्रत्यानयन बल बटा लोलक का द्रव्यमान। प्रत्यानयन बल कितना आया था, तो ये प्रत्यानयन बल था एम जी एक्स बटा एल, तो एम जी एक्स बटा एल यहाँ आ गया। लोलक का द्रव्यमान, तो हमने द्रव्यमान था कि स्मॉल एम आना था, तो एम यहाँ लिख दिया। एम से एम ये कैंसिल हो गया, तो जी एक्स बटा एल यहाँ बचा हुआ है, यानी कि क्या बचा, ये बचा लोलक का त्वरण बराबर जी एक्स बटा एल। इस x को हम विस्थापन बोलते हैं, तो g बटा एल लिख लिया। तो त्वरण बराबर g बटा एल इंटू विस्थापन हो गया। हमें यहाँ पर विस्थापन बटा त्वरण निकालना था, तो त्वरण को हम इस साइड लेके आए हैं बटे में, और g, ये जो g बटा एल था इसको हमने भेजा उधर, तो उल्टा हो गया ये। तो क्या हो गया, उल्टा, यानी कि g बटा एल का l बटा g हो गया है। तो विस्थापन बटा त्वरण बराबर आया l बटा g।
एल बटा जी आ गया। समीकरण नंबर 2। उसके बाद यहाँ से इसका सीधा सा सूत्र है कि चूंकि लोलक का त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और यह लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है, इस कारण से जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है उसका सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटा त्वरण। क्या होता है? अंडर रूट में विस्थापन बटा त्वरण होता है, और विस्थापन बटा त्वरण का जो मान है वो आप समीकरण नंबर 2 में लेके आ गए हैं। उस मान को आप यहाँ लिख दें तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट एल बटा जी, और यही सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। यही सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो व्यंजक है वो कंप्लीट हो जाता है।